नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अभी आपका 4 मई को एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न बने थे। ठीक है, ये टॉपिक दोस्तों आपका जीएस के साथ साथ करंट अफेयर से भी संबंधित होता है। इसमें आपका 2025-26 का बजट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों हम इसके एमसीक्यू भी कर लेंगे जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हम ये जो क्लास पढ़ेंगे ये उत्तराखंड परीक्षा वाणी नया एडिशन जो 16वां एडिशन आया है मई 2025 में, तो इससे पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों के पास ये बुक है तो वह अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं या फिर दोस्तों हमारी इस वीडियो के माध्यम से भी इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपके पास ये बुक नहीं आई होगी। सभी लोग दोस्तों इस बुक को अभी परचेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम ये टॉपिक अपनी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है। यही कारण है कि पर्यटन को राज्य में उद्योग का दर्जा प्राप्त है। देखिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है और उत्तराखंड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य जीडीपी का आकार 3.78 लाख करोड़ था, जो देश की जीडीपी रैंकिंग में 20वां स्थान था। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की जीडीपी का आकार 3.78 लाख करोड़ था और उत्तराखंड की जीडीपी का देश की जीडीपी में 20वां स्थान है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में वित्त वर्ष 2023-24 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 8वां स्थान है। और दोस्तों 2023-24 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 रुपये थी। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में सेवा उद्योग एवं कृषि क्षेत्र का योगदान क्रमशः 46.7%, 43.5% एवं 9.8% था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बनता है कि हमारे राज्य की जीडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो अब आपको बताना है सेवा क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र का, और कितना योगदान है 46.7%। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का आता है 43.5% और दोस्तों 9.8% आता है प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, राज्य की लगभग 70% आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। तो देखिए, उत्तराखंड की जो 70% आबादी है तो वह अपना जीवन यापन कृषि से ही करती है। राज्य में पर्यटन, जल विद्युत, कृषि व वन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए विकास पर अधिक से अधिक जोर दिया गया है। तो उत्तराखंड में दोस्तों पर्यटन, जल विद्युत, कृषि एवं वन क्षेत्र में अधिक जोर दिया जा रहा है जिससे आपका क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। अब देखिए, हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। वित्त आयोग तथा योजना आयोग की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1 अप्रैल 2001 को गोडगिल फॉर्मूले के तहत दिया गया था। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तराखंड देश का 11वां राज्य था। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता में 90% हिस्सा अनुदान के रूप में और 10% हिस्सा ऋण के रूप में प्राप्त होता है। मतलब अगर केंद्र सरकार आपको 100 रुपये देती है तो उसमें से 90 रुपये अनुदान के रूप में और 10% ब्याज मतलब ऋण के रूप में देती है। मतलब आपको 10 रुपये बाद में सरकार को लौटाने होते हैं। जबकि जो सामान्य राज्य होते हैं तो उसमें 70% आपको अनुदान के रूप में और 30% आपको ऋण के रूप में दिए जाते हैं। तो हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को प्राप्त हुआ था। ठीक है, और हमारे राज्य से पहले जो 10 राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो उन्हें भी दोस्तों पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम 1969 में 1
ही साथ 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 1969 में 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। फिर दोस्तों 1971 में हिमाचल प्रदेश को और 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1975 में सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो देखिए 1969 में भी 3 राज्यों को दर्जा दिया गया था, ठीक है। फिर 1971 में 1 राज्य को दर्जा दिया गया, हिमाचल प्रदेश को। फिर 1975 में भी 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और फिर बाद में 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की जनसंख्या को हम जानेंगे कि उत्तराखंड की कितनी जनसंख्या किस कार्य में लगी है। तो उत्तराखंड की कृषि क्षेत्र में जो जनसंख्या लगी है तो वह 27% है। तो उत्तराखंड के 27% लोग कृषक हैं, जबकि कृषक श्रमिक जो है तो वह 6.38% हैं। घरेलू उद्योग श्रमिक जो हैं तो वह 1.98% हैं और अन्य क्षेत्रों में लगे जो व्यक्ति हैं तो वह 38.75 हैं। तो आपको फिलहाल याद रखना होगा कि उत्तराखंड के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषक हैं। तो दोस्तों 27%, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज जानेंगे कि हमारे राज्य में योजना आयोग की तर्ज पर राज्य योजना आयोग है, ठीक है। अब इस योजना आयोग को समाप्त कर सेतु आयोग बनाया गया। तो इसे भी दोस्तों एक बार अच्छे से जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो राज्य के सुनियोजित विकास हेतु प्रदेश ने केंद्र सरकार के योजना आयोग की तर्ज पर 31 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया था। तो उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 31 मार्च 2001 को किया गया था, ठीक है। जबकि इसका पदेन जो अध्यक्ष होता है तो वह मुख्यमंत्री होता है और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं तो वह दोस्तों नियुक्त होते हैं, ठीक है। 21 जुलाई 2023 को राज्य योजना आयोग के स्थान पर सेतु आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। योजना आयोग की जगह सेतु आयोग का गठन किया गया। सेतु आयोग की फुल फॉर्म है दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो सेतु आयोग की आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई? 21 जुलाई 2023 को हुई थी। सेतु आयोग 3 संगठनात्मक निकाय ढांचे हैं, ठीक है। इसमें कौन से तीन संगठन हैं? तो नीतिगत निकाय, प्रशासनिक निकाय और विशेषज्ञ एवं तकनीकी निकाय, ठीक है। तो ये 3 निकाय दोस्तों इसमें शामिल हैं। सेतु इन तीनों निकायों के माध्यम से राज्य के संसाधनों के कुशल व प्रभावी उपयोग के लिए समन्वय, सामुदायिक भागीदारी और नेटवर्किंग पर जोर देता है। उल्लेखनीय है कि सेतु का पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः मुख्यमंत्री और निजी व नियोजन मंत्री होते हैं, ठीक है। हमने फ्रेंड्स पीछे पढ़ा था कि उत्तराखंड के 27% लोग जो हैं तो वह कृषक हैं, ठीक है, और 6% लगभग आपके कृषि क्षेत्र से जुड़े थे। उत्तराखंड में जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 38.39% लोग कार्यशील हैं, जबकि 61.61% लोग क्या हैं? आश्रित हैं। मतलब सिर्फ उत्तराखंड के 38% लोग ही काम करते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे आपका कोई भी काम हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, मजदूरी के क्षेत्र में हो, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में हो, और जो 61% लोग हैं तो वह दोस्तों सिर्फ घर पर बैठकर ही खाते हैं, ठीक है। मतलब वह दूसरों पर ही आश्रित हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। हम दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए राज्य में कृषि कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 50% से भी अधिक है। मतलब राज्य की जितनी भी जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी है तो उसमें से 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं। राज्य के पर्वतीय भागों में ग्रामीण जनसंख्या के आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें कृषि एवं पशुपालन ही दोस्तों उनके रोजगार के क्षेत्र होते हैं। अब देखिए हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रचलित प्रभावों पर सकल घरेलू राज्य उत्पादों का
व वार्षिक वृद्धि दर का इस प्रकार विवरण किया गया है। तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 या 3 सालों को ही देखना होगा। तो 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3,78,244.52 करोड़ रुपए था। 2025-26 में जो संभावित है तो वह 4,29,307.53 करोड़ है। ठीक है, 2023-24 की भी बात कर लें तो 3,32,997.88 करोड़ दोस्तों, ये आपका क्या था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद था। आपको पिछले साल का और जो आपका आने वाला साल है उस साल का भी याद रखना है। ठीक है, वर्तमान का तो याद रखना ही है। हमने पीछे पढ़ा भी था कि राज्य की जो जीडीपी है तो वह हमारे देश में 20वां स्थान रखती है। ठीक है, और जो हमारी राज्य की प्रति व्यक्ति आय है तो वह दोस्तों 8वां स्थान रखती है। देखिए, सकल राज्य आय, ठीक है, सकल राज्य आय तो इसे भी देख लेते हैं कि मतलब हमारे 2021-22 में जो आय थी तो वह 2.42 लाख करोड़ थी। ठीक है, 2022-23 में जो राज्य को आय हुई तो वह 2.70 लाख करोड़ आय हुई थी। ठीक है, तो 2022-23 में आप याद रखिएगा कि राज्य को कितनी आय हुई थी, 2,70,00,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि प्रति व्यक्ति आय से लेकर, ठीक है, कि हमारे राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह कितनी थी। तो 2011-12 में जो प्रति व्यक्ति आय थी तो वह 1,03,14 थी। ठीक है, फिर वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर 1,88,441 हुई। 2020-21 में दोस्तों 1,84,002 रुपये हुई, और 2021-22 में यह 2,11,657 रुपये हुई। 2022-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,33,565 रुपये अंकित की गई। ठीक है, तो ये प्रति व्यक्ति आय आप याद रखिएगा कि 2022-23 में कितनी थी, 2,33,565 रुपये। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था के घटक, तो राज्य के अर्थव्यवस्था के घटक मतलब जो आपके 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो उसमें किस क्षेत्र का कितना योगदान है और किस वर्ष किस क्षेत्र का ज़्यादा योगदान रहा। तो 2017-18 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो था तो वह 9.81% था। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 44.85% था, और तृतीय क्षेत्र का दोस्तों 35.33% था। ठीक है, वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 10% रहा, और द्वितीय क्षेत्र का 52%, और तृतीय क्षेत्र का दोस्तों 38% योगदान रहा। ठीक है, और 23-24 में ये दोस्तों क्या हुआ, आपका चेंज हो गया। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि सर्वाधिक जो योगदान होता था तो वह द्वितीय क्षेत्र या फिर विनिर्माण क्षेत्र का रहता था। अब दोस्तों क्या, द्वितीय क्षेत्र का दूसरे स्थान पर योगदान रहता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.8%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 43.5%, और तृतीय क्षेत्र का योगदान 46%। तो आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है 9, 43, 46, 9, 43, 46। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक रहा। तो आपको बताना है तृतीय क्षेत्र का, और कितना रहा, 46%। राज्य में प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें तो प्रचलित कीमत पर नई श्रृंखला आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर प्रति व्यक्ति आय और वर्ष आय निम्नलिखित सारणी के अनुसार थी। तो दोस्तों 2023-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,46,178 रुपये, और हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,84,205 रुपये थी। और 2024-25 में जो संभावित है तो वह है आपकी 2,74,064 रुपये है। ठीक है, और भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,01,62 रुपये है। ठीक है, तो आपको 2024-25 की याद रखनी है कि कितनी संभावित है, तो 2,74,064 रुपये। 2025 में जो बजट पेश किया गया था तो वह वित्त मंत्री
प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा 20 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। ठीक है, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। राज्य की जनपदवार आय, ठीक है, तो किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, किसकी कम है। ठीक है, टॉप 3 कौन से हैं और बॉटम वाले 3 कौन से हैं, तो उन्हें भी जान लेते हैं। तो 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद हरिद्वार है। ठीक है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और दोस्तों शीर्ष 4 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जो जनपद हैं तो वह हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून और नैनीताल हैं। ठीक है, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। हरिद्वार की जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह 3,62,688 रुपये है। ठीक है, और उधमसिंह नगर की 2,69,070 रुपये है। देहरादून की प्रति व्यक्ति आय 2,35,707 रुपये और नैनीताल की दोस्तों 1,90,627 रुपये है। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला ही जिला है कि हरिद्वार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ की है और दोस्तों सर्वाधिक गरीबी भी हरिद्वार में भी है। ठीक है, अब न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले 4 जनपद को देख लें तो रुद्रप्रयाग की प्रति व्यक्ति आय है 93,160 रुपये, बागेश्वर की प्रति व्यक्ति आय है 98,755 रुपये और अल्मोड़ा की प्रति व्यक्ति आय है 1,08,044 रुपये। ठीक है, और टिहरी गढ़वाल की प्रति व्यक्ति आय है 1,03,345 रुपये। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल ये सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले 4 जनपद हैं। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाले कौन से थे? हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की बात कर ले हम तो राज्य वित्त आयोग, हमारे राज्य में अभी तक 5 वित्त आयोग बन चुके हैं और 6ठा दोस्तों गठित हो चुका है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में उल्लेख मिलता है, जिसका गठन अनुच्छेद 243 के आय के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के आय में राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, और ये 5 साल के लिए दोस्तों गठित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। इसका कार्य पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर उनके बीच करों के बंटवारों तथा वित्तीय सुधारों पर सिफारिश करना है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 2001 में श्री आर के धर के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, देखिए आपको कार्य भी याद रखना है कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के मध्य वित्तीय स्थिति को सुधार करना और वित्त को दोस्तों वितरित करना होता है। हमारे राज्य का पहला जो वित्त आयोग गठित किया गया था तो वह 2001 में किया गया था और इसके अध्यक्ष श्री आर के धर थे। वर्तमान में हमारा 5वां वित्त आयोग चल रहा है और 5वां वित्त आयोग का गठन नवंबर 2019 में किया गया था। क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और इसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2021 में राज्यपाल को सौंपी और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे तो वह श्री इंद्र कुमार पांडे हैं। ठीक है, इस आयोग में 2 अन्य सदस्य होते हैं, डॉक्टर MC जोशी और श्री भूपेश तिवारी। ये दोस्तों 5 वित्त आयोग में अन्य सदस्य हैं। इसका कार्यकाल 2021 से 26 तक रहेगा, मतलब 2026 से दोस्तों 5वां वित्त आयोग लागू रहेगा। प्रमुख सिफारिश, तो इसकी क्या सिफारिश रहती है, तो राज्य के राजस्व स्रोतों से पंचायती राज संस्थाओं को 60% एवं शहरी निकायों को 40% भाग प्रदान किया जाए। ये दोस्तों सिफारिश की है 5वें वित्त आयोग ने। 6ठा वित्त आयोग दोस्तों गठित हो चुका है जनवरी 2025 में और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री N रविशंकर। ठीक है, जो कि पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। इस आयोग में अन्य सदस्य हैं डॉक्टर MC जोशी और श्री PS जांगपांगी। ठीक है, तो देखिए जो ऊपर हमने 5वां वित्त आयोग पढ़ा था तो उसमें अन्य सदस्यों में MC जोशी थे और 6ठे वित्त आयोग में भी MC जोशी हैं, पर जो दूसरे अन्य सदस्य हैं तो वह चेंज हुए हैं और चेंज होकर ये जांगपांगी शामिल हुए हैं। ठीक है, और 6ठा वित्त आयोग जो होगा तो वह आपका 2026 से 31 तक लागू रहेगा।
अब देखिए हमने पूरा विस्तार से अपना आर्थिक सर्वेक्षण जाना। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, अपना बजट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2025-26 का बजट भी दोस्तों अच्छे से पढ़। तो बजट 2025-26 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हमने इसे पहले भी किया है। ठीक है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो आज की इस क्लास को देख लीजिएगा। हम दोस्तों MCQ क्लास भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों 2025-26 के बजट की। तो 2025-26 का बजट जो पेश किया था तो वह 20 फरवरी 2025 को प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा किया गया था। और हमारे बजट का जो आकार था तो वह 10,11,75.33 करोड़ था, मतलब 1,01,175.33 करोड़ रुपए। और दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है, ये भी बात आप नोट कर लीजिएगा। हमारे इस साल का जो बजट है तो वह 7 बिंदुओं, सप्तऋषि बिंदुओं पर आधारित है। ये सप्तऋषि बिंदु कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा ऊर्जा, चौथा अवसंरचना और पांचवा दोस्तों संयोजकता और छठा पर्यटन, सातवां दोस्तों आयुष। तो ये सातों बिंदु आप याद रखिएगा जिस पर फोकस किया गया है बजट 2025-26 में। बात करेंगे 2025-26 के बजट का मॉडल किस पर आधारित है? तो दोस्तों ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, तो ज्ञान की फुल फॉर्म क्या है? G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर दोस्तों नारी शक्ति। ठीक है, ये दोस्तों हमारा 2024-25 का बजट भी इसी मॉडल पर आधारित था। बजट की प्राथमिकता किस पर आधारित है? तो दोस्तों यह नमो पर आधारित है। नमो की फुल फॉर्म है N फॉर नवाचार, A फॉर आत्मनिर्भरता और M फॉर दोस्तों महान विरासत और O फॉर ओजस्विता। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, यही दोस्तों हमारे इस बजट की रीढ़ है। ठीक है, क्योंकि यहीं से सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए बात करेंगे कि हमारा जो बजट था 10,11,75.33 करोड़ रुपए का, तो ये बजट कहाँ से तैयार किया गया, मतलब इस बजट के लिए पैसा कहाँ से कितना आया, क्योंकि यहीं से भी प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आया दोस्तों हमारे इस बजट में तो वह स्वयं का कर राजस्व से प्राप्त हुआ। और कितना प्राप्त हुआ? 29.38%। ठीक है, 29.38%। दूसरे स्थान पर दोस्तों लोक ऋण होता है और लोक ऋण 23.21% रहा। तीसरे स्थान पर है दोस्तों आपका केंद्र सरकार का सहायता अनुदान। देखिए पहले क्या था, पहले केंद्रीय सरकार का सहायता अनुदान ज़्यादा रहता था। अब दोस्तों ये बात चेंज हो गई है। अब क्या है कि जो हमारे उत्तराखंड राज्य में कर लगाए जाते हैं तो उन करों से ही सर्वाधिक आय होती है और वह हमारे बजट में शामिल होते हैं। ठीक है, तो स्वयं का कर राजस्व सबसे ज़्यादा है, कितना? 29.38। दूसरे स्थान पर लोक ऋण, तीसरे स्थान पर दोस्तों केंद्रीय सरकार का सहायता अनुदान। ठीक है, अब देखिए हमारा बजट का जो रुपया है तो वह कहाँ पर कितना खर्च होगा, क्योंकि बजट हमारा खर्च भी तो करना है ना, तो किस क्षेत्र में कितना खर्च होगा तो वह भी जान लेते हैं। तो सर्वाधिक जो खर्च होगा तो वह आपका वेतन भत्ते, मजदूरी, अधिष्ठान और व्यय पर खर्च होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आता है तो वह आपका है बृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य। ठीक है, इसमें पेंशन अनुतोषित में खर्च होता है, फिर उसके बाद में बृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य में खर्च होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे अन्य व्यय। तो अन्य व्यय दोस्तों अलग है क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यय अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब जो छोटे छोटे खर्च हैं उन सभी को जोड़कर एक जगह बता दिया गया है अन्य व्यय। अगर आपसे सिंपल एक ही जगह पूछा जाएगा तो वह यही पूछा जाएगा कि राज्य का बजट में सर्वाधिक जो खर्च होता है तो वह किस क्षेत्र में होता है, तो वेतन भत्ते, मजदूरी, अधिष्ठान, व्यय पर होता है। ठीक है, अब देखिए राज्य के बजट में प्राप्तियों एवं व्यय का समायोजन पढ़ेंगे हम कि बजट 2025-26 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल व्यय 1,01,175.33 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2024-25 के 89,230.07 करोड़ रुपए का अनुमानित था। ठीक है, हमारे पिछले साल के बजट की तुलना में इस साल का बजट जो है तो वह है 13.38% अधिक है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि हमारा इस साल का बजट जो है तो वह पिछले साल की तुलना में कितना ज्यादा है, तो 13.38%। ठीक है, कुल प्रस्तावित व्यय 59,954.65 करोड़ रुपए है, जबकि राजस्व व्यय तो वह है, देखिए कुल प्रस्तावित
व्यय में 59,954.65 करोड़ रुपए जो है तो वह राजस्व व्यय है, ठीक है, और 41,220.68 करोड़ रुपए जो है तो वह आपका क्या है, पूंजीगत व्यय है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रख लीजिएगा। राजस्व व्यय में 6,990.14 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान हेतु प्रस्तावित है। मतलब हमारा जो बजट है उस बजट में से 6,990.14 करोड़ रुपए क्या होगा, हमारा जो ब्याज होता है तो उसका भुगतान किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इतना जो बजट है ये आपका सिर्फ इनकम से नहीं है, क्योंकि उधार भी लिया जाता है, ठीक है। उधार लेकर दोस्तों बजट तैयार किया जाता है और हमारे देश पर, हमारे राज्य पर दोस्तों बहुत कर्जा है, ठीक है। अगर आप एक एक व्यक्ति पर दे दें तो लाखों लाखों रुपया एक एक व्यक्ति पर क्या होगा, कर्ज के रूप में आ जाएगा, ठीक है। इतना कर्ज है दोस्तों हमारे भारत में, हमारे राज्य में। 2025-26 में प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियां तो वह है 62,540.54 करोड़ रुपए तथा पूंजीगत प्राप्तियां 38,494.21 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। राजस्व प्राप्तियों में 39,917.74 करोड़ कर राजस्व और 15,902.92 करोड़ ये आपका क्या है, केंद्रीय करों में राज्यांश शामिल है, ठीक है। तो ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ऊपर पूंजीगत व्यय, पूंजीगत और राजस्व व्यय उसे याद रखिएगा, ठीक है। हमारा 2025-26 के बजट के अनुसार जो राजकोषीय घाटा रहने वाला है तो वह 12,604.92 करोड़ रहने वाला है, जो कि हमारी GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है तो वह उसका 2.94% है। मतलब जो राजकोषीय घाटा है तो वह हमारी GDP का 2.94% है। प्राथमिक घाटा जो है तो वह 5,614.78 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें बस आप राजकोषीय घाटा याद रखिएगा कितना है, तो 12,604 और प्रतिशत में बोले तो 2.94% हमारी GDP का। देखिए दोस्तों, अब क्या है कि हमारा ये जो बजट था 2025-26 तो इसमें क्या क्या योजनाओं की घोषणा की गई उन्हें पढ़ लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं हैं तो उसमें पहला पॉइंट है कि परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना के तहत प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट ID उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो एक पूरे परिवार का एक पहचान पत्र बनाया जाएगा जो अपने आप में एक विशिष्ट ID होगी उस परिवार की, ठीक है। मत्स्य पालन विकास हेतु ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 146 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ट्राउट प्रोत्साहन परियोजना किससे संबंधित है, ये दोस्तों आपका मत्स्य पालन से संबंधित है और इसके लिए 146 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दोस्तों मत्स्य पालन में हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है और उत्तर भारत में भी पहले स्थान पर है, ठीक है। राज्य के 5,120 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में उच्चीकृत किया गया है। साथ ही 3,940 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण अधीन है, ठीक है। तो हमारे राज्य में जो छोटी आंगनवाड़ी थी 5,120 आंगनवाड़ी, तो उन्हें अब पूर्ण आंगनवाड़ी का दर्जा दिया गया और दोस्तों 3,940 नवीन आंगनवाड़ी और बनाई जानी है। जेंडर बजट की बात कर लें, जो कि जेंडर बजट अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जेंडर बजट में जो वृद्धि हुई है तो वह 16.66% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इस बार का जेंडर बजट जो है तो वह आपका 16,961.32 करोड़ रुपए है, ठीक है। पिछले बार जो था तो वह आपका लगभग 14,000 करोड़ रुपए था, ठीक है। और इस साल का कितना हुआ तो 16,961.32 करोड़ रुपए हुआ है बढ़कर, और कितने परसेंट की वृद्धि हुई तो 16.66% की वृद्धि हुई है। जेंडर बजट ये दोस्तों महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, युवा कल्याण के लिए अलग से बनाया जाता है, जिसकी शुरुआत दोस्तों 2006-07 में हुई थी, ठीक है। पहली बार 2006-07 में ये बजट आपका आया था। प्रदेश के राजकीय कार्मिकों को पहली बार कॉरपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ देने की पहल भी की गई है, ठीक है। तो राजकीय कार्मिक हैं तो उनके लिए दोस्तों पहली बार कॉरपोरेट सैलरी का भी प्रावधान किया गया है।
राजकीय वाहन चालकों को 3,000 रुपये और वार्षिक वर्दी भत्ते की अनुमानित प्रदान भी की जानी है। मतलब जो हमारे सरकारी ड्राइवर हैं तो उन्हें 3,000 रुपये की क्या होगी, भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, उन्हें अलग से वर्दी के लिए भी भत्ते दिए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने सरकोट गांव जो कि चमोली में स्थित है उसे गोद लेकर एक आदर्श गांव बनाने की पहल की है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड का कौन सा गांव आदर्श गांव बनाया गया, तो वह आपका सरकोट गांव है। ठीक है, और सरकोट गांव चमोली जनपद में स्थित है। और ये जो बनाया गया है तो युवा फिट गांव के तहत बनाया गया है, फिट गांव। ठीक है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन हेतु 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। देखिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी को लागू हो चुकी है, और जब से ये लागू हुई है तो उसके लिए दोस्तों जितना भी खर्चा आएगा उसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस बजट में। जलवायु परिवर्तन शमन हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना की जानी है। ठीक है, और प्रदेश को वैश्विक योग केंद्र रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि हिमालयन संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा, तो दोस्तों ऋषिकेश में बनाया जाएगा। ठीक है, और प्रदेश में वैश्विक योग केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। अब क्वेश्चन बनेगा कि हमारे राज्य में जो कर प्राप्त होते हैं तो किस क्षेत्र से कितना कर प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा कर कहाँ से प्राप्त होता है, तो राज्य उत्पाद शुल्क, वाणिज्य व्यापार शुल्क जिसे वेट कहते हैं, स्टंप व निबंधन शुल्क, वाहन शुल्क, भू राजस्व शुल्क, होटल कर, मनोरंजन कर, विद्युत कर, खनन कर, आबकारी कर आदि दोस्तों ये राज्य के प्रमुख आय के स्रोत हैं। ठीक है, वाणिज्य व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखिए, जो वाणिज्यिक या फिर व्यापार कर है तो ये हमारे राज्य में कर आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आता है, वाणिज्य बिक्री और फिर व्यापार कर, स्टाम्प व निबंधन शुल्क आते हैं। देखिए, वैट जो होता है, वैट वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्य वर्धित कर, तो मूल्य वर्धित कर की बात कर ले हम तो इसे लागू करने वाला उत्तराखंड देश का 22वां राज्य है। उत्तराखंड में वेट को जो लागू किया गया था तो वह 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो वेट लागू किया गया था तो वह आपका हरियाणा में लागू किया गया था, और हरियाणा ने वेट को भी सबसे पहले समाप्त किया। वेट में जो होता है तो वेट में 3 प्रकार की दरें होती हैं। जैसे आपकी जीएसटी में 5 प्रकार की दरें होती हैं तो उसी प्रकार की वेट में भी 3 प्रकार की दरें होती हैं, और इसका एक TIN नंबर भी होता है। ठीक है, और यह कर सेल्फ असेसमेंट पर आधारित होता है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भैया जो वेट है तो ये किस पर आधारित होता है, तो सेल्फ असेसमेंट पर आधारित होता है, और इसमें 3 प्रकार की दरें होती थी। 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि को राज्य में वस्तु व सेवा कर अर्थात GST लागू किया गया। तो उत्तराखंड में GST लागू किया गया था। देश में जो GST लागू हुआ था तो वह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और उत्तराखंड में GST को लागू किया गया था तो वह 2 मई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, मतलब हमारे देश में लागू होने से पहले ही इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, और GST को लागू करने वाला हमारा राज्य 5वां राज्य है। ठीक है, 20 अप्रैल 2018 से राज्य में प्रदेश के भीतर माल के परिवहन पर ई-वे बिल व्यवस्था लागू की गई। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में ई-वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई, तो आपको बताना है कि 20 अप्रैल 2018 से लागू की गई है। ई-वे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे, मतलब जो आपके आने जाने के लिए जो रोड है, ठीक है, या फिर जो आपके इस प्रकार के हैं, जैसे ई-वे बिल मतलब जैसे आपका ईमेल हुआ, ठीक है, तो इन सभी पर जो शुल्क लिया जाता है तो इस पर भी क्या है आपका टैक्स लगाया गया, और 20 अप्रैल 2018 को यह शुरू किया गया। ठीक है, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाणिज्य कर के बाद स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे देखिए केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना होता है, तो देखिए वास्तविक जो है तो वह आपका
62, 75, 500। ठीक है, ये पूरी एक यूनिट है। ये दोस्तों हमारा क्या है, वास्तविक है। जबकि अनुमान जो होता है 2025-26 में जो अनुमान है तो वह आपका इतना अनुमान है कि हमारे केंद्रीय करों में राज्य का इतना हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है, तो इसे आप याद मत रखिएगा। सिर्फ आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो आय होती है तो वह आपकी वाणिज्यिक व्यापार से होती है। देखिए, राज्य में ई स्टंपिंग प्रणाली को धीरे धीरे लागू किया जा रहा है और ई स्टंपिंग प्रणाली को लागू करने वाले 2 जनपद हैं, देहरादून और हरिद्वार। तो देहरादून और हरिद्वार में दोस्तों ई स्टंपिंग प्रणाली को शुरू किया जा चुका है। ठीक है, मनोरंजन कर में कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें दोस्तों जैसे आपके सिनेमा घर, जैसे आपके टीवी, सीडी, लाइब्रेरी, रोपवे, ये सभी दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। बंजी जंप, ठीक है, जितने भी दोस्तों आपके पर्यटक क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर जितनी भी पर्यटक गतिविधि होती हैं तो उन सभी में क्या होता है, आपका मनोरंजन कर लगता है। आबकारी कर, तो आबकारी कर जो आता है ये है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे आपका गांजा, सुल्पा, भांग, बियर, शराब, इन सभी से दोस्तों आपका आबकारी कर वसूला जाता है। अब देखिए, हम अपनी आर्थिक व्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड में 31 मार्च 2023 तक राज्य में कुल बैंकों की संख्या है 2466। ठीक है, तो 2466 बैंकों की संख्या है। ठीक है, जिसमें 1389 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और 2089 ये आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और 335 ये आपकी कोऑपरेटिव बैंक हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद मत रखिएगा, सिर्फ आप अगर याद रखना है तो आप कुल बैंकों की संख्या याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कि हमारे राज्य में क्या है कि एक आरबीआई की उपशाखा खोली गई है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। तो क्षेत्रीय कार्यालय कब खोला गया था, 30 जून 2006 को खोला गया। तो आरबीआई की शाखा देहरादून में कब खोली गई, 30 जून 2006 को खोली गई थी। आरबीआई की शाखा खोलने के लिए राज्य में पहली बैठक का जो आयोजन किया गया था तो वह 5 मई 2006 को किया गया था और इस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे तो वह वाईवी रेड्डी थे। ठीक है, हमारे राज्य गठन से पहले हमारे राज्य में जो बैंक थी तो वह 4 बैंक थी, तो उन बैंकों को भी जान लेते हैं। तो नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक जो कि 1976 में बनी। ठीक है, और अलकनंदा ग्रामीण बैंक जो कि 1983 में बनी। गंगा जमुना ग्रामीण बैंक ये 1984 में बनी थी और पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक यह 1986 में बनी थी। ठीक है, तो नैनीताल अल्मोड़ा बैंक 1976, अलकनंदा ग्रामीण बैंक 1983 में गंगा जमुना और किसान कल्याण जो पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक है तो वह 1986 में बनी। अब इन चारों बैंकों को दोस्तों एक जगह जोड़ दिया गया और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक नाम दिया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक नाम जो दिया गया तो वह 1 नवंबर 2012 में दिया गया। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य में सहकारिता ढांचे के अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का गठन किया गया है। जिला स्तर पर 10 जिला सहकारी बैंकों तथा क्षेत्र स्तर पर 264 शाखा बैंकों का गठन किया जा चुका है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में दोस्तों अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में अटल मिनी बैंकों की स्थापना की जा रही है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो अटल मिनी बैंकों की स्थापना की जा रही है तो वह किस योजना के तहत है, तो अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग हेतु सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि ज्ञानोत्कर्ष योजना किस बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, तो आपको बताना है एसबीआई के द्वारा। ठीक है, एसबीआई के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, इसका उद्देश्य है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए, पर्सनल उपयोग के लिए आप क्या होगा कि अगर कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर लेने के लिए आपके पास में अगर पैसे नहीं है तो आप इस योजना के तहत ऋण ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों आपकी इस योजना में।
अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा उत्तराखंड उद्योग परिदृश्य है। तो हम अपने उत्तराखंड में उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उत्तराखंड में इतने उद्योग नहीं है, फिर भी जो 4 जिले हैं उनमें आपके उद्योग देखने को मिलते हैं। पौड़ी में देखने को मिलेंगे, देहरादून में, हरिद्वार में, उधमसिंह नगर में उद्योग देखने को मिलेंगे और कुछ उद्योग दोस्तों आपके यहाँ पर भी आते हैं नैनीताल के क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सिडकुल की। सिडकुल की फुल फॉर्म होती है राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2002 में की गई और इसका मुख्यालय दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, यह निगम उद्योग के विकास को एवं राज्य में औद्योगिक संरचना को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ठीक है, ये उद्योग दोस्तों हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज में संयंत्र लगाने पर कर प्रोत्साहन भी दिया करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज में सिडकुल है। ठीक है, सिडकुल का मुख्यालय भी आपको बताया देहरादून में स्थित है। राज्य गठन के समय अर्थात सन 2000 में प्रदेश में 14,163 सूक्ष्म, लघु व मध्यम तथा 41 वृहद उद्योग स्थापित थे। ठीक है, तो इन्हें आप याद मत रखिएगा। ठीक है, राज्य गठन के बाद 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में आया। ठीक है, और दोस्तों MSME नीति जो आई थी तो वह 2015 में आई थी। मतलब सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम नीति जो आई तो वह 2015 में आई थी। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो 4 मई को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, जिसके तहत महिला उद्यमियों को 20 लाख रुपए तक की पूंजी सहायता अनुदान में दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं तो उन्हें लगाने के लिए महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, तो 20 लाख रुपए की। राज्य में सर्वाधिक जो हथकरघे हैं, ठीक है, हथकरघा इकाइयां हैं, तो वह आपकी उधमसिंह नगर जनपद में है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों आते हैं आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे ज़्यादा जो है तो वह आपकी देहरादून में है। 2023 तक राज्य में 1558 यह जॉइंट स्टॉक कंपनियां थी। ठीक है, राज्य के पर्वतीय जनपदों में जॉइंट स्टॉक कंपनियों की संख्या 1036 थी, जबकि मैदानी जनपदों में 552 कंपनियां थी। ठीक है, मैदानी जनपदों मतलब हरिद्वार और उधमसिंह नगर में। सर्वाधिक जॉइंट स्टॉक कंपनी देहरादून में है 680, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है 8। ठीक है, तो ये आंकड़े भी आपके दिए हुए हैं जॉइंट स्टॉक कंपनियों के कि सर्वाधिक कहां पर है, सबसे कम कहां पर है। देहरादून में सबसे ज्यादा, रुद्रप्रयाग में सबसे कम। ठीक है, देखिए 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की सष्टम आर्थिक जनगणना में जनपदवार हस्तशिल्प, हथकरघा, हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम उद्यमों की कुल संख्या 9,398 थी। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक जो हस्तशिल्प करघे हैं तो वह आपके उधमसिंह नगर जनपद में स्थित हैं। ठीक है, उधमसिंह नगर दोस्तों टॉप पर आता है, उसके बाद आता है दोस्तों हरिद्वार, फिर आता है पिथौरागढ़। ठीक है, सबसे कम हथकरघे जो है तो वह आपके रुद्रप्रयाग में है 68, फिर आता है टिहरी 84, फिर आता है पौड़ी गढ़वाल 125। ठीक है, सर्वाधिक संख्या हरिद्वार में है महिला उद्यमियों की, मतलब ऐसी महिलाएं जो उद्योग चलाती हैं तो उनकी संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है तो हरिद्वार में है। दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों, मतलब सबसे कम पर जो आता है तो वह आता है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, कि महिला उद्यमियों की सबसे कम संख्या कहां पर है तो रुद्रप्रयाग में है। यह भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 2014 में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी, 2015 में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। तो सबसे पहले दोस्तों 2014 में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी शुरू की गई थी। 2015 में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। ठीक है, और 2015 में मेगा औद्योगिक व निवेश नीति को शुरू किया गया। 2015 में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नीति को शुरू किया गया। 2018 में वृहद औद्योगिक पूंजी निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति को शुरू किया गया था। और 2018 में दोस्तों एरोमा पार्क नीति आई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 2018 में दोस्तों पर्यटन नीति आई। देखिए राज्य में 3 पर्यटन नीति आ चुकी हैं जो कि 26 अप्रैल
2001 को पहली पर्यटन नीति आई थी, फिर उसके बाद दूसरी पर्यटन नीति 2008 में, फिर दोस्तों फिर 16 मार्च 2023 में तीसरी पर्यटन नीति आई। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। 2018 में इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण नीति को लागू किया गया और 2018 में ही दोस्तों ई स्टार्टअप नीति को लागू किया गया था। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार द्वारा विजन प्लान तैयार किया जा रहा है और विजन प्लान ये जो कब आया, ये आपका 2020 में आया था। इस प्लान के तहत क्या होगा कि आप जब कोई उद्योग खोलेंगे तो उस पर आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, और दोस्तों 24 घंटे आपको बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड में गरीबी। तो गरीबी के बारे में पढ़ेंगे हम कि हमारे राज्य में कितने % गरीबी है। ठीक है, और किस जनपद में सबसे ज़्यादा गरीबी है, किस में सबसे कम है। ठीक है, तो जुलाई 2023 में नई दिल्ली से जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से ज्ञात होता है कि उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2015-16 से 2019-21 के बीच में 8% की कमी आई है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है, 2023 में इसे जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि हमारे राज्य में 8% गरीबी की कमी आई है। ठीक है, ये रिपोर्ट दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई। देखिए, मतलब नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक को, पर ये आंकड़े जुटाता कौन है? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण विभाग इसे जुटाता है। राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी, तो देखिए 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी थी तो वह 10.84% थी और शहरी क्षेत्रों में 7% और ओवरऑल दोस्तों उत्तराखंड में 9.67%। ठीक है, ये गरीबी थी। ठीक है, और दोस्तों 2015-16 से लेकर 2019-21 के मध्य जो गरीबी में कमी आई है तो वह 8% की कमी आई है। सर्वाधिक और सबसे कम गरीबी बहुआयामी वाले जो जिले हैं तो वह है दोस्तों हरिद्वार सबसे ज़्यादा गरीब वाला जिला है। ठीक है, और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय भी हरिद्वार की थी। हरिद्वार में कितनी गरीबी है? तो दोस्तों 16.29% गरीबी है। ठीक है, फिर आता है उधम सिंह नगर 11.26%, नैनीताल 10.9%, चंपावत में 9.59%, उत्तरकाशी में 9.54% गरीब लोग रहते हैं। ठीक है, अब सबसे कम गरीब कहाँ कहाँ रहते हैं? तो देहरादून में सबसे कम 3.2%, रुद्रप्रयाग में सबसे कम 5.14%, पिथौरागढ़ में 6.48%, चमोली में 6.81% और बागेश्वर में दोस्तों 7.50%। ठीक है, तो ये सबसे कम गरीब वाले जनपद थे। देखिए, गरीबी के आंकड़ों को जुटाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, जैसे तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। ठीक है, ये भी अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं। तो इन्होंने जो 2011-12 में अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसके अनुसार राज्य में जो गरीबी थी तो वह 11.26% थी और 17.8% ये दोस्तों पहले थी। ठीक है, रंगराजन समिति के अनुसार 2014 में जो रिपोर्ट तैयार की गई इसने बताया कि हमारे राज्य में 18.3 लाख लोग जो हैं तो वह गरीबी रेखा में निवास करते हैं, मतलब गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला पॉइंट मतलब कि उत्तराखंड में बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के बारे में जानेंगे कि 23 सितंबर 2024 को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 में जून 2024 के बीच उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 14.2% से घटकर 9.8% रह गई। मतलब हमारे राज्य में जो बेरोजगार लोग हैं तो उनका प्रतिशत था 14.2%, अब ये घटकर दोस्तों 9.8% रह गया है। ठीक है, अतः एक वर्ष की अवधि में बेरोजगारी की दर में 4.4% की कमी आई है। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है,
देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 13.2% है और नगरीय क्षेत्रों में 17.5% दर है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लोग गरीब हैं और कम लोग गरीब हैं और बेरोजगार कम है ग्रामीण क्षेत्र में, और नगरीय क्षेत्र में ज़्यादा गरीब हैं। तो इसे दोस्तों इतना याद मत रखिएगा, ये थोड़े ऐसे ही पॉइंट हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम औद्योगिक स्थानों के बारे में। तो राज्य में औद्योगिक अवस्थापना सिडकुल की स्थापना की बात कर लें तो सिडकुल की जो स्थापना की गई थी तो 2002 में की गई थी। ठीक है, इसके अनुसार राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है, और अप्रैल एग्रो पार्को व ग्रोथ सेंटरों की भी स्थापना की गई है। ठीक है, 7 औद्योगिक अवसंरचनाएं विकसित हैं हमारे राज्य में, 7 सिडकुल हैं। ठीक है, जिसमें 9 बृहद और 21 मिनी औद्योगिक स्थानों को विकास किया गया है। ठीक है, ये सभी एस्टेट आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। तो देखिए अब बात करेंगे हम कि हमारे राज्य में कहाँ पर सिडकुल हैं, तो 7 जगह पर हैं। ठीक है, एकीकृत उद्योग स्थान हरिद्वार में स्थित है, एकीकृत औद्योगिक स्थान पंतनगर में, ठीक है, और फार्मासिटी सैलाकुई देहरादून में, और ग्रोथ सेंटर जो है तो वह आपका सिगड्डी के नाम से है कोटद्वार में, और आईटी पार्क देहरादून में स्थित है, और आईआईई फेज 2 सितारगंज में, और आईआईई काशीपुर में है। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो औद्योगिक इकाइयों की संख्या है तो वह हरिद्वार में है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक रोजगार देने के मामले में कौन पहले स्थान पर है, तो वह भी दोस्तों आपका हरिद्वार है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ जो औद्योगिक क्षेत्र है तो वह कहाँ पर है, तो दोस्तों वह आपका पंतनगर में है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक एस्टेट सैलाकुई देहरादून व हरिद्वार में अधिकतर दवा और जड़ी बूटी संबंधी उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के रूप में देहरादून में आईटी पार्क स्थापित किया गया है, और सगंध उद्योगों के लिए काशीपुर में एरोमा पार्क की स्थापना की जा रही है। महिला उद्यमियों के लिए सिडकुल व सितारगंज फेज 2 एस्टेट में सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र में राज्य के पहले फूड पार्क पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की स्थापना 25 फरवरी 2009 में की गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हमारे राज्य का पहला फूड पार्क कहाँ पर बनाया गया, तो हरिद्वार में बनाया गया था, जो कि 25 फरवरी 2009 को बना, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है और एक अपने आप में दोस्तों अनोखा भी है। ठीक है, राज्य में दूसरा फूड पार्क मऊआखेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर में बनाया जा रहा है। ठीक है, हमारे गाँव के ही पास में दोस्तों ये फूड पार्क है। ठीक है, देखिए प्रमुख उद्योग, ठीक है, प्रमुख उद्योग मतलब भारी एवं मध्यम उद्योग की बात कर लें तो राज्य में जो स्थापित उद्योग हैं तो उनकी संख्या है 329, जो कि बृहत उद्योग हैं। सर्वाधिक बृहत उद्योग की संख्या उधम सिंह नगर जिले में है। उसके बाद दोस्तों आता है हरिद्वार। ठीक है, फिर आता है देहरादून, नैनीताल और पौड़ी। इस प्रकार दोस्तों स्पष्ट है कि बड़े उद्योग की संख्या 5 जिलों में ही है। ठीक है, अब बात करेंगे हम चीनी उद्योग की। तो राज्य में वर्तमान में 8 चीनी मिलें हैं, जिसमें 3 सहकारी, 2 सरकारी और 3 निजी क्षेत्र की चीनी मिल हैं। ठीक है, और राज्य में सभी चीनी मिलों में केवल उधमसिंह नगर में 4, हरिद्वार में 3 और देहरादून में 1 चीनी मिल है। सीमेंट उद्योग की बात कर लें तो सीमेंट फैक्ट्रियाँ ये आपकी सर्वाधिक देहरादून में है। प्रमुख सीमेंट फैक्ट्री की बात कर लें तो स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश देहरादून में, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री रानी पोखरी देहरादून में, और कुआवाला सीमेंट फैक्ट्री देहरादून में, गुनियाल गांव राजपुर ये भी दोस्तों देहरादून में है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ पर हैं, तो देहरादून में है। ठीक है, और सिकटिया केमिकल्स लिमिटेड फैक्ट्री किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है कि भैया ये जो है सीमेंट से संबंधित है। मार्बल उद्योग की बात कर लें तो राज्य में जो मार्बल पाया जाता है तो उसे चिप्स मार्बल के नाम से जाना जाता है, और सर्वाधिक मार्बल भी हमारा देहरादून में पाया जाता है। कागज उद्योग की बात करेंगे हम तो कागज उद्योग, राज्य में कागज उद्योग की स्थापना बहुत पहले से है। ठीक है, और
सर्वाधिक जो आपकी कागज की मिलें हैं तो वह है हमारे उधम सिंह नगर जनपद में है 13। ठीक है, राज्य में कुल कागज मिले हैं दोस्तों 14 और 13 उधम सिंह नगर में, और एक आती है नैनीताल में। नैनीताल में दोस्तों हमारे एशिया की सबसे बड़ी कागज फैक्ट्री है जिसका नाम है सेंचुरी पेपर एंड पल्प्स बोर्ड। ठीक है, जो कि लाल कुआं में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, जो लाल कुआं रेलवे स्टेशन आता है उसके ही जस्ट बगल में ये स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे हम तो राज्य में सूती वस्त्र की मिलें देहरादून, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल में स्थित हैं। राज्य में सबसे पुरानी वस्त्र मिल जो है तो वह आपकी उधम सिंह नगर काशीपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1819 में की गई थी। ठीक है, तो राज्य की सबसे पुरानी मिल जो है तो वह कौन सी है, तो आपकी काशीपुर में है। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वह आपका काशीपुर को ही कहा जाता है। देखिए, कुछ अन्य प्रमुख भारी एवं उद्योग हमारे राज्य में हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं, और ये ऐसे उद्योग हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ये भी ऋषिकेश में स्थित है, और इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुहान अल्मोड़ा में स्थित है। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र ये हरिद्वार में है, और 300 से अधिक ये उद्योग हैं। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र सैलाकुई देहरादून में भी है, और यहाँ पर दोस्तों 184 उद्योग हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जड़ी बूटी उद्योग केंद्र सर्वाधिक किस जनपद में है, तो आपको बताना होगा हरिद्वार में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार में है, जिसे भेल कहते हैं, BHEL। ठीक है, ये भेल जो है तो ये आपका हरिद्वार में है, जबकि वेल जो है तो यह है आपका, ठीक है, ये कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानी बाग नैनीताल में स्थित है। HMT इसकी स्थापना भी आपकी 1984 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो था तो वह आपका बेंगलुरु में था। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून में स्थित है। ठीक है, डील रायपुर देहरादून में, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लैंसडाउन पौड़ी में स्थित है। ठीक है, जो आपका भी बताया वेल। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में स्थित है। वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। ठीक है, मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला अल्मोड़ा में, और चंडाक पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये आपके मैग्नेसाइट के कारखाने हैं। ठीक है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। ONGC की स्थापना 1956 में की गई थी, और ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। बात करेंगे उत्तराखंड स्टार्टअप नीति की, तो यह 2023 में भी आई थी और 2018 में भी आई थी। ठीक है, तो 2023 में जो स्टार्टअप नीति आई तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो उत्तराखंड में राज्य सरकार ने इनोवेटर्स और उद्यमियों के लिए वन स्टॉप इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में स्टार्टअप आधिकारिक पोर्टल को भी लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए, इस योजना के तहत, इस नीति के तहत 5 साल के अंतर्गत 1000 स्टार्टअप अवस्थापित करने की योजना बनाई गई, और हर जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर भी स्थापित किया जाएगा, ये भी टारगेट बनाया गया है। राष्ट्रीय पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट 1 लाख रुपए तक की मदद, और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद दी जानी है। ठीक है, रजिस्टर्ड स्टार्टअप को प्रति माह 15,000 रुपये का मासिक भत्ता 1 वर्ष तक दिया जाएगा। देखिए, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो हमारे राज्य में स्टार्टअप नीति है तो उसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए होंगे और इसमें से बोलूंगा कि कौन सा नहीं है, ठीक है, या फिर कौन सा गलत है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर बन सकते हैं इस वाले पॉइंट से। ठीक है, देखिए, पंजीकृत स्टार्टअप को 10 लाख रुपए तक की एक मुश्त सीड फंडिंग मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर या जमीनी स्तर पर नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को 12.5 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग मिलेगी। ठीक है, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन पर 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। हस्तशिल्प उद्योग, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग की बात करें हम तो भारी उद्योगों की अपेक्षा लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास अधिक हुआ है हमारे राज्य में। ठीक है,
देखिए जैसे रिंगाल, तो रिंगाल हस्तशिल्प उद्योग है। ठीक है, रिंगाल एक प्रकार की पहाड़ी नरकट घास है और बांस एवं रिंगाल से घरेलू उत्पाद उपयोगों के लिए डालें, कंडी, चटाई, कालीन, कटोरा, सूप और टोकरी, मोस्टा आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो कार्य होता है ये चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में होता है, याद रखिएगा। ये दोस्तों सभी आपके पुश्तैनी मतलब हमारे वंशज भी इन कार्य को करते थे। ठीक है, जो हमारे क्या था, ये हमारे क्या होते हैं, एक पैसे वाले कार्य होते हैं। ठीक है, जो पहले से करते हुए आ रहे हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग, तो राज्य में ऊनी वस्त्र के गृह उद्योग नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुंशियारी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी और देहरादून आदि जिलों में स्थापित हैं। पौड़ी तथा अल्मोड़ा की ऊनी सालें प्रसिद्ध हैं। ठीक है, हथकरघा उद्योग की बात कर लें तो हथकरघा उद्योग सर्वाधिक उधमसिंह नगर जनपद में, फिर नैनीताल में, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी में है। ठीक है, भंगेल हस्तशिल्प, तो भंगेल राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधे से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दरी और रस्सियां आदि तैयार की जाती हैं। रेशम उद्योग, तो राज्य के देहरादून, टिहरी, पौड़ी आदि जिलों में रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में भी रेशम के उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, राज्य में रेशम पार्क जो है तो वह आपका देहरादून में है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेशम सहकारी संघ की स्थापना कब की गई, तो 1958 में की गई थी, प्रेमनगर देहरादून में। कालीन उद्योग की बात कर लें तो पिथौरागढ़ के धारचूला, मुंशियारी में ये कालीन उद्योग प्रसिद्ध हैं। धातु शिल्प उद्योग की बात करेंगे हम, तो धातु उद्योग शिल्प में अल्मोड़ा पहले स्थान पर है और अल्मोड़ा का ताम्र धातु शिल्प विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मृतिका शिल्प मतलब मिट्टी के बर्तन, ये भी दोस्तों उत्तराखंड में बनाए जाते हैं, जैसे डीके, टकारे, ये सभी जो होते हैं आपके इसी के बने होते हैं। ठीक है, चर्म शिल्प, तो चर्म शिल्प के जो कार्य होते हैं हमारे राज्य में तो वह लोहा घाट, जोहारी घाट, नाचनी, मिलम आदि में किए जाते हैं। ये सभी दोस्तों चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। चावल उद्योग की बात कर लें तो चावल उद्योग देहरादून, उधमसिंह नगर में आते हैं। ठीक है, और देहरादून में दोस्तों विशेष प्रकार का चावल उत्पादित किया जाता है। कत्था उद्योग, तो कत्था उद्योग या फिर कत्था फैक्ट्री जो लगी थी तो वह हल्द्वानी में लगी थी। ठीक है, और खैर के वृक्ष से दोस्तों कत्था प्राप्त किया जाता है। लकड़ी फर्नीचर की बात करेंगे हम तो देहरादून, हल्द्वानी ये सभी जो हैं ये विशेष तौर पर दोस्तों लकड़ी के कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। बैंत के फर्नीचर, तो बैंत एक पहाड़ी घास है जो राज्य के देहरादून तथा नैनीताल जिलों में बैंत के फर्नीचर के कार्य होते हैं। ठीक है, खेल के सामान, तो राज्य में खेल के सामान नैनीताल और देहरादून में बनाए जाते हैं। तो ये दोस्तों विशेष पॉइंट हैं आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है कि पंचचक्की, तो पंचचक्की को हमारे राज्य में अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार के द्वारा लघु उद्योग का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, आता है दोस्तों हमारा कि हिमाद्री ब्रांड, हमारे राज्य में उत्पादित जितने भी शिल्प उत्पाद हैं तो उन सभी को विपणन करने के लिए, बेचने के लिए हिमाद्री ब्रांड के नाम से उन्हें बेचा जाता है। लघु उद्योग सेवा संस्थान, तो लघु उद्योग सेवा संस्थान ये आपका हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, क्राफ्ट डिजाइन सेंटर ये काशीपुर में स्थित है और 1972 में यह बना था, एन डी तिवारी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, वूल बैंक मतलब ऊन बैंक, तो ऊन बैंक कहाँ कहाँ है, तो ये आपके पिथौरागढ़, पौड़ी, प्रेमनगर, नैनीताल और चमोली आदि में स्थित हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि एक जिला दो उत्पाद। ठीक है, एक जिला दो उत्पाद ODTP, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, ये योजना हमारे राज्य में अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी। ठीक है, और इस योजना को उस राज्य के उत्पाद को विशेष पहचान देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, और इस योजना को दोस्तों DM की अध्यक्षता में एक समिति को गठित करके शुरू किया गया था। ठीक है, तो किस जिले में कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है? ठीक है, इस योजना में तो अल्मोड़ा का आता है दोस्तों बाल मिठाई। बाल मिठाई अल्मोड़ा की प्रसिद्ध है। और ट्वीट मतलब कपड़ा, ये दोस्तों यहाँ के दो उत्पाद हैं जो इस योजना में शामिल हैं। बागेश्वर में पीतल उत्पाद और मंडुआ के बिस्किट ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चंपावत में
लौह उत्पादन और हस्तशिल्प उत्पादन को शामिल किया गया। चमोली में हथकरघा उत्पाद और हर्बल तेल को शामिल किया गया। देहरादून में बेकरी और मशरूम को, और हरिद्वार में गुड़ शहद से बनी वस्तुओं को, नैनीताल में एपण क्राफ्ट व कैंडल क्राफ्ट को शामिल किया गया। पौड़ी गढ़वाल में हर्बल उत्पाद व लकड़ी के फर्नीचर को शामिल किया गया। टिहरी गढ़वाल में फाइबर उत्पाद व टिहरी नथ को शामिल किया गया। उत्तरकाशी में दोस्तों ऊनी हस्तशिल्प और सेब उत्पादन को शामिल किया गया। पिथौरागढ़ में ऊन उत्पाद, मुनस्यारी चावल, और रुद्रप्रयाग में मंदिर कलाकृति उत्पाद और प्रसाद उत्पाद। उधम सिंह नगर में दोस्तों मेंथा ऑयल और मंजू घास उत्पाद को शामिल किया गया। और अल्मोड़ा में दोस्तों अल्मोड़ा को पीतल नगरी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड में दोस्तों जीआई टैग प्राप्त करने वाली जो वस्तुएं हैं तो वह 27 है, याद रखिएगा। और उत्तराखंड एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला भी जनपद है। एक दिन में दोस्तों 18 उत्पादों को उत्तराखंड में जीआई टैग दिया गया था, और ये अपने आप में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य में 17 से 21 नवंबर 2023 को जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था देहरादून में, और इस उत्सव में ही 18 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ठीक है, मंडुआ, झंगोरा, गहत, लाल चावल, ठीक है, काला भट्ट और माल्टा, चौलाई, रामदाना, लाखोरी मिर्च, ठीक है, और पहाड़ी तोर दाल, बुरांस, शरबत, आड़ू, लीची, वेरी, नाक चाय, बिछुआ, फाइबर, मोमबत्ती, पिछोरा और मुखोटा, लकड़ी कला, इन सभी को दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। 2022 से पहले दोस्तों उत्तराखंड के 9 उत्पादों को जीआई टैग मिला था, जिसमें बासमती चावल, तेजपात, एपण आर्ट, मुनस्यारी का सफ़ेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट और थुलमा, और दोस्तों भोटिया दन, ठीक है, चूरा ऑयल तथा टामटा। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों जीआई टैग दिया गया था। तो उत्तराखंड में वर्तमान में कुल 27 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा। देखिए मेहनत लगती है, ठीक है, आप सभी के पास में ये बुक नहीं होगी, इसलिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जिसने भी पूरी ये क्लास देखी उन्हें दोस्तों ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।